नमस्कार। सरकार की कहानी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं चेस्ट रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश कुमार, जो एशियन विवेक हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमारे दर्शक आपका परिचय करना चाहेंगे। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रितेश कुमार है। मैं 2020 से एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल में चेस्ट फिजिशियन हूँ। इससे पहले मैं अपना एमबीबीएस असम मेडिकल कॉलेज डिब्रूगढ़ से 2015 में पास किया। उसके बाद मैं एमडी गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल गुवाहाटी से 2020 में किया। इसके बाद मैं वहीं से 1 साल एसआरशिप किया। इसके बाद कुछ दिनों के लिए मैं एम्स भोपाल में एसआरशिप किया। इसके बाद मैं 2020 से यहाँ चेस्ट फिजिशियन हूँ। डॉक्टर साहब, अक्सर ये देखा जाता है कि जो फेफड़े होते हैं, जिनको हम लंग्स बोलते हैं, तो क्या लंग्स के ऑक्सीजन जो लंग्स लेता है, सांस लंग्स लेता है, तो इसके अलावा भी कोई कार्य करते हैं लंग्स? हाँ जी, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। सभी के मन में आता होगा कि लंग्स का क्या काम है। जैसा कि सर ने बताया कि लंग्स का मुख्य काम होता है ऑक्सीजन लेना। इसको मैं विस्तार से थोड़ा सा बताऊं तो लंग्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है गैसियस एक्सचेंज है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हम सभी सांस जो लेते हैं उसमें ऑक्सीजन की मात्रा होती है, जो सांस छोड़ते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। ऑक्सीजन हम इंस्पिरेशन में लेते हैं, ये ऑक्सीजन हमारे लंग्स के माध्यम से, एल्वियोलाई के माध्यम से हमारे ब्लड में जाती है और ब्लड को प्यूरिफाई करता है। उसी तरह से ब्लड में भी एट द सेम टाइम कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है, वो लंग्स के माध्यम से बाहर निकलता है। इस तरह से प्रथम काम जो है लंग्स का गैसियस एक्सचेंज। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम ये होता है लंग्स का एज अ किसी भी चीज को डिसइंफेक्ट करना है। जैसे हमारा डस्ट यदि इन्वायरमेंट में है वो जाएगा तो सर्वप्रथम क्या होता है, ये हमारा नोस्ट्रिल्स है, नेजल हेयर्स वगैरह होते हैं, ये हेयर्स क्या करेगा, उस डस्ट को जाने से रोकेगा फेफड़ों में। और यदि चला भी गया तो हमारे लंग्स में बहुत सारे मैक्रोफेजेज होता है, वो मैक्रोफेजेज का मुख्य काम होता है फेगोसाइटोसिस के माध्यम से उसको किल करना। इस तरह से हम लंग्स के माध्यम से कुछ भी एक्सटर्नल इंफेक्शन से बच सकते हैं। तो दूसरा काम हुआ कि किसी भी एक्सटर्नल फॉरेन बॉडी या किसी भी एक्सटर्नल माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको किल करने की पावर लंग्स में होती है। तीसरा मुख्य काम लंग्स का होता है मॉइस्चराइजिंग करना। जैसे हम लेते हैं जो कभी कभी क्या होती है, गर्मी के दिनों में गर्म हवा जो जाती है तो वो हमारे नेजल एयर्स के थ्रू भी मॉइस्चराइजिंग, ठंडापन होता है, उसके बाद भी लंग्स में भी वो मॉइस्चराइजिंग का काम करता है। चौथा काम की लंग्स जो क्या करता है, ब्लड प्रेशर मेंटेनेंस के लिए भी बहुत अच्छा रोल अदा करती है। जैसे लंग्स क्या होता है, लंग्स रिलीज करता है सर्टेन एंजाइम, सर्टेन हार्मोन्स, वो रास सिस्टम के माध्यम से ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। पांचवा काम जो होता है, लंग्स का भी एक खुद का ब्लड प्रेशर होता है जिसको हम लोग पल्मोनरी आर्टेरियल प्रेशर बोलते हैं। उस पल्मोनरी आर्टेरियल प्रेशर को भी मैनेज करने में लंग्स का बहुत बड़ा रोल है। इस तरह से हमने देखा कि लंग्स का ऑक्सीजन लेने के अलावा कई सारा मुख्य काम है। सर, फेफड़ों का सिकुड़ना या लंग्स का सिकुड़ना एक खतरनाक बीमारी है। इसका कैसे इलाज संभव है और कैसे इसे बचा जा सकता है? हाँ जी, सभी के मन में आता होगा कि यदि फेफड़ा सिकुड़ गया तो क्या होगा, क्या कारण है सिकुड़ने का और इससे कैसे बच सकते हैं। फेफड़ा सिकुड़ने को हम साइंस की भाषा में फाइब्रोसिस बोलते हैं। जब लंग्स के अंदर की पैथोलॉजी होगी तो उसको फाइब्रोसिस, यदि लंग्स के झिल्ली ऊपर वाली लेयर की पैथोलॉजी होगी तो उसको फाइब्रोथोरेक्स बोलेंगे। तो फाइब्रोसिस या फाइब्रोथोरेक्स क्या करेगा, बेसिकली जैसे हमारा लंग्स है उसको खींचेगा, खींचने के बाद जैसे एक साइड में फाइब्रोसिस है राइट लंग्स में, तो वो राइट साइड पुल करेगा। जब पुल करेगा तो उस साइड में ट्रेकिया का डेविएशन होगा। जब डेविएशन होगा तो हमारा जो वेस्कुलेचर होगा वो भी उसी तरह शिफ्ट होगा। इससे क्या होगा कि हमारा टेकिकार्डिया, टेकिपेनिया, हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट ये सब बढ़ेगा, घबराहट होगी, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, ये सब उसका कंप्लेन हो सकता है। इसके बाद हम इसको एचआरसीटी करके पता कर सकते हैं कि कितना परसेंटेज फाइब्रोसिस है और किस लंग में फाइब्रोसिस है। यदि फाइब्रोसिस है तो हम लोग मुख्यतः क्या करते हैं, एक्सपोजर से बचते हैं। जैसे डस्ट से हो सकता है, स्मोकिंग करने से हो सकता है, इन सभी चीजों से बच करके हम अपने आप को फाइब्रोसिस से बचा सकते हैं। इसके अलावा कई बार टीबी के इन्फेक्शन के बाद भी फाइब्रोसिस होता है, कोरोना के बाद भी फाइब्रोसिस होता है। तो इस तरह से हम अपने आप को यदि इन्फेक्शन से बचाएंगे तो फाइब्रोसिस से बच सकते हैं। इसके अलावा कुछ दवाइयां देते हैं जैसे एंटीफाइब्रोटिक, परफेरिडोन वगैरह, तो इससे भी हम अपने आप को लंग्स के फाइब्रोसिस से बचा सकते हैं। किसी को अगर लंग्स में कैंसर हो जाए और वो कैंसर उसके शरीर में क्या-क्या प्रभाव डाल सकता है? क्या कैंसर होने से उसकी मौत निश्चित है? ऐसी क्या ये सही बात है? ऐसी धारणा लोगों के मन में है? हाँ जी, ये भी अच्छा सवाल है कि कैंसर होने के बाद क्या मौत सुनिश्चित है। मैं तो कहूंगा कि ये चीज धारणा जो है ये गलत है।
मौत तो हर किसी को एक ना एक दिन आती ही है, लेकिन ये हम ना समझे कि कैंसर हो गया तो हमारी मौत ही सुनिश्चित है। कैंसर को हम कई प्रकार से देख सकते हैं, जैसे लंग्स की कैंसर, फेफड़ों की कैंसर, या किसी भी अदर गायनोकोलॉजिकल ऑर्गन, पेट के कैंसर, थायराइड का कैंसर, किसी भी प्रकार का कैंसर हो सकता है। यदि लंग्स का कैंसर है तो उसका अदर ऑर्गन्स पे भी प्रभाव पड़ता है, जैसे हार्ट पे प्रभाव पड़ेगा, पैरों में सूजन होगा, मुख में सूजन होगा, और कई प्रकार की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसा तो नहीं है कि कैंसर हो गया तो आज ही मृत्यु सुनिश्चित है। कैंसर की आजकल कई सारी दवाइयां भी है, प्लस केमोथेरापी है, रेडियोथेरापी है, और कई सारी मैनेजमेंट की पद्धति है जिससे हम कैंसर को, बीमारी को कम से कम हो सकता है, उसको रोक सकते हैं। डॉक्टर साहब, जो लोग स्मोकिंग करते हैं, जो लोग शराब पीते हैं, क्या उन्हीं को कैंसर होता है लंग्स में? क्या ये बात सही है? कहाँ तक सही है? हाँ जी, ये बात कुछ हद तक सही है कि लंग्स का अथवा फेफड़ों का जो कैंसर होता है वो मुख्यतः स्मोकिंग या धूम्रपान करने से होता है। जो आदमी बीड़ी का सेवन ज्यादा करते हो, सिगरेट ज्यादा पीते हो, हुक्का, चिलम वगैरह का यूज करते हो, उसको 80+% चांसेस है कि कैंसर होने का। लेकिन ऐसा कदापि नहीं हम सोच सकते हैं कि कैंसर सिर्फ और सिर्फ स्मोकिंग से हो सकता है। ये कई प्रकार के अदर सेवन करने से भी जो होता है, जैसे अल्कोहल का सेवन करने से, कोई कार्सिनोजेंस का यदि कोई ले रहा हो उससे हो सकता है, एनवायरमेंटल डस्ट पोल्यूशन से हो सकता है, जेनेटिक कारण भी कई सारा है कैंसर होने का। देश में अधिकांश जो युवा पीढ़ी है, वो कैंसर से पीड़ित है। तो इसका कैंसर से हम कैसे बचाव कर सकते हैं? और अधिकांश महिलाएं को कैंसर की शिकायत होती है लंग्स में, इसका क्या रीजन है? आजकल ऐसा देखा गया है कि महिलाओं महिलाओं में भी कैंसर की मात्रा जो होता है, इंसिडेंस रेट, वो ज्यादा हो रही है, क्योंकि महिलाएं भी आजकल कई प्रकार की चीजों का सेवन करता है, कई बार स्मोकिंग, या कई बार डाइट अच्छा से नहीं होता है, फास्ट फूड खाते हैं, तो वो सब चीजों से भी कैंसर हो सकता है। गायनोकोलॉजिकल कैंसर, सर्विक्स का कैंसर हो सकता है, यूट्रस वगैरह का महिलाओं में भी ज्यादा हो सकता है, ब्रेस्ट का कैंसर होने की संभावना ज्यादा होती है। तो उन सभी चीजों को रोकने के लिए सर्वप्रथम कि हम अपने खान पान को भी सुधारें, न्यूट्रिशियस डाइट ले, एंटीऑक्सीडेंट वगैरह यूज करें, और यदि है तो हम अपने फिजिशियन या जो भी रिलेवेंट डॉक्टर्स है उससे मिल करके हम इससे सुझाव ले सकते हैं और बच सकते हैं। मतलब ये अस्थमा क्या है और अस्थमा का जन्म कहाँ से होता है? इससे हम कैसे बच सकते हैं? एक्चुअली आस्थमा जो है, इसको हम लोग हिंदी में दमा कहते हैं। आस्थमा बेसिकली जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, श्वास की जो नली है, उसमें सूजन होने से होता है। वो सूजन कैसे होता है? सूजन यदि हम, इसके कई कारण है, जैसे इंडोर एलर्जेंस हो या आउटडोर पोल्यूशन हो, डस्ट हो, एक्सपोजर टू सम इरिटेंट्स, केमिकल्स। कई बार क्या होता है, कोई फैक्ट्री में डाई वगैरह में काम करता हो, तो ये सब एक्सपोजर से क्या होता है, हमारी सांस की नली में सूजन होता है। जब सांस की नली में सूजन होगा तो म्यूकस प्रोडक्शन होगा और सांस की नली छोटी होती जाएगी। यदि सांस की नली छोटी होगी तो सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है। इस प्रकार से आस्थमा होता है। आस्थमा के कई कारण है, खांसी होगा, इंटरमिटेंट ब्रेथलेसनेस होगा, व्हीजिंग साउंड लगेगा, जैसे सीटी सी आवाज आएगी हमारे सीने से। ये सब उनके आस्थमा के लक्षण है। इससे हम बच सकते हैं सिंपली कि हम डॉक्टर्स का भी सजेशन ले, और प्लस हम एक्सपोजर से बचे, रिटेंस एलर्जन से बचे। और कई बार हम लोग ब्रोंको डायलेटर इनहेलर देते हैं। इनहेलर क्या करता है, ब्रोंकस को डायलेट करता है और सांस की नली को खोल करके रखता है। तो इस प्रकार से हम अस्थमा से बच सकते हैं। सर, हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं और हम ये जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि आप एक बड़े हॉस्पिटल में, एशियन विमेन हॉस्पिटल में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो कुछ संदेश हमारे दर्शकों को देना चाहते हैं? हाँ, मैं आज आपके इस चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग जितनी ज़्यादा हो सके एक्सपोजर से बचे, डस्ट से बचे। अभी आप देखते होंगे कि एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली, मुरादाबाद, देश के अन्य हिस्सों में भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, जिसके वजह से यदि किसी को अस्थमा है या काला दमा है तो उसका एग्जासर्बेशन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। तो बेसिकली मैं ये एडवाइस देना चाहूँगा कि यदि कोई इनहेलर ले रहे हो तो उसको कंटिन्यू ले, और जितना ज़्यादा हो सके एक्सपोजर से बचे, मास्क का प्रयोग करें, थोड़ी थोड़ी अंतराल पे सैनिटाइज करें, जिससे कि हम इन्फेक्शन से बच सकते हैं और इन सभी रोगों से होने वाले दुष्प्रभाव से भी हम अपने और अपने आप को बचा सकते हैं। ये थे डॉक्टर रितेश कुमार, जो चेस्ट रोग विशेषज्ञ हैं और एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल में अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। इन्होंने फेफड़ों के बारे में, यानी लंग्स के बारे में बताया कि क्या क्या बीमारी होती है, उनसे कैसे बच सकते हैं। तो कैमरामैन सोहेल के साथ जरीस मलिक, मुरादाबाद।